नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी का हमला, मेक इन इंडिया नहीं स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है ये। खरगे का तंज, 42 देशों में घूमे पीएम लेकिन मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस का सवाल, क्या ट्रंप के वाकई भारत पाक युद्ध रोका था? पीएम दे जवाब। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी संग्राम बयानबाजी पहुंची पत्थर ईंट तक। फिल्म किंग की शूटिंग में घायल हुए शाहरुख खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना। और ईरान में भीषण बस हादसा, 21 की मौत, 34 घायल, राहत कार्य जारी। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार की मेक इन इंडिया नीति पर सीधा सवाल किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारत में असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सिर्फ असेंबल किया जाता है। राहुल ने कहा है कि आज भारत में बने ज्यादातर टेलीविजन का 80% हिस्सा चीन से आता है और आईफोन जैसे प्रोडक्ट्स के भी पुर्जे विदेशों से मंगाए जाते हैं। राहुल गांधी ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को रिकॉर्ड निचले स्तर पर मात्र 14% बताया और कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, जबकि चीन से आयात दुगना हो चुका है। उन्होंने सरकार पर छोटे उद्योगों की उपेक्षा और बड़े कॉरपोरेट्स को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। राहुल का कहना है कि जब तक भारत निर्माण में आत्मनिर्भर नहीं बनता, तब तक मेक इन इंडिया एक भाषण भर रहेगा। उन्होंने जमीनी स्तर पर बदलाव की जरूरत बताते हुए भारत को असेंबल लाइन से निकलकर असली मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना होगा, तभी चीन को टक्कर देना संभव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बड़ा हमला बोला है। कर्नाटक के मैसूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खरगे ने पूछा, 42 देशों में घूमाए लेकिन मणिपुर नहीं जा सके। खरगे ने मणिपुर में 1 साल से ज्यादा समय से जारी जातीय हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री को पूर्वोत्तर के लाखों लोगों का दुख साझा करने के लिए एक बार भी मणिपुर जाना जरूरी नहीं लगा। खरगे ने कहा कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहां के नागरिक भारतीय नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मणिपुर की संवेदनशीलता को लगातार नजरअंदाज कर रही है। इतना ही नहीं, खरगे ने बीजेपी और आरएसएस पर संविधान बदलने की कोशिश का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा संविधान विरोधी है और देश की जनता उनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करते हुए कहा कि हम काम करते हैं और वे सिर्फ बातें करते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लगे वित्तीय संकट के आरोपों पर भी खरगे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये दावा पूरी तरह से झूठा है और सिद्धरमैया की सरकार राज्य को मजबूत दिशा में ले जा रही है। इस जनसभा के जरिए कांग्रेस ने न सिर्फ मोदी सरकार पर सवाल उठाए बल्कि अपने पक्ष को भी मजबूती से सामने रखा, खासकर मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर। क्या वाकई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका है? ये सवाल अब भारत की संसद की बहस का हिस्सा बनता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ट्रंप ने हाल ही में कई बार ये दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोकने में भूमिका निभाई है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान को अमेरिका से व्यापार करना है तो युद्ध रोकना ही होगा। जयराम रमेश का दावा है कि ट्रंप अब तक 24 बार ये दावा दोहरा चुके हैं और अब उन्होंने ये तक कह दिया है कि 5 लड़ाकू विमान भी गिराए गए। कांग्रेस ने इसे सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि विदेश नीति से जुड़ा गंभीर दावा माना है और संसद के मानसून सत्र में इस पर जवाब की मांग की है। जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, खासकर जब मसला भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक छवि से जुड़ा हो। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि केवल ट्रंप का बयान ही नहीं बल्कि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और चीन के साथ सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर भी संसद में खुली बहस होनी चाहिए। जयराम रमेश ने सर्वदलीय बैठक को औपचारिकता बताया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर बार संसद से पहले भाषण देते हैं, सहयोग मांगते हैं, लेकिन उसके बाद चर्चा नहीं होने देते। सवाल यह है कि क्या इस बार प्रधानमंत्री संसद के भीतर खुलकर जवाब देंगे या फिर ये मुद्दा भी बाकी बयानों की तरह अधर में लटक जाएगा।
ईरान से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। देश के दक्षिणी हिस्से में एक बस पलटने से कम 21 लोगों की जान चली गई है। ये भीषण हादसा फार्स प्रांत की राजधानी शिराज के दक्षिणी इलाके में हुआ है। घटना में 34 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फार्स प्रांत के आपातकालीन संगठन के प्रमुख मसूद आवेद और कई न्यूज एजेंसी ने इस हादसे की पुष्टि की है। मिल रही खबर के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। घटनास्थल पर मेडिकल टीमें, एम्बुलेंस और बचाव दल तैनात किए गए हैं। हालांकि मृतकों की संख्या और बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ घायलों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल इस हादसे की असली वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि बस की तकनीकी खराबी या तेज रफ्तार इस हादसे की वजह हो सकती है। गौरतलब है कि ईरान में हर साल करीब 17,000 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। इसके पीछे मुख्य वजह बताई जाती है खस्ता हालत वाहन, कमजोर सुरक्षा उपाय और आपातकालीन सेवाओं की कमी। प्रशासन ने हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। ईरान में हुए इस बड़े सड़क हादसे ने एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर ट्रैफिक और रोड सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पटक पटक मारेंगे वाले बयान पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पलटवार किया है। राज ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दुबे को मुंबई आने की चुनौती देते हुए कहा है कि दुबे, तुम एक बार मुंबई आओ, हम तुम्हें समुंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। कसं काय बोलला? मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे. झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही. बघा कसं असतात, कशा असतात ते बघा. तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ. मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे. निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को इसका जवाब देते हुए तंज कसा है, मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब मराठी न बोलने पर एक दुकानदार की पिटाई कर दी गई। राज ठाकरे ने मीरा भाईंदर में एक रैली में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई मराठी ना समझे तो उसे थप्पड़ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोग बेवजह हंगामा कर रहे हैं और मराठी भाषा के सम्मान में कोई समझौता नहीं होगा। निशिकांत दुबे ने मराठी बोलने वालों से सवाल किया है कि अगर हिम्मत है तो उर्दू, तमिल और तेलुगु बोलने वालों पर कार्रवाई करें। अब दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है और मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह थोड़ी चिंताजनक है। फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान उन्हें मांसपेशियों में चोट लगी। शूटिंग मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में चल रही थी, जहां हादसे के बाद शाहरुख को तुरंत प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें 1 महीने तक आराम की सलाह दी है। शाहरुख इन दिनों अपनी बेटी सुहाना खान के साथ फिल्म किंग में काम कर रहे हैं। ये पहली बार है जब बाप बेटी की ये जोड़ी स्क्रीन पर एक साथ नजर आएगी। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी। सूत्रों की माने तो किंग की शूटिंग अब सितंबर या अक्टूबर में दोबारा शुरू होगी। शाहरुख चोट से पूरी तरह उबरने के बाद ही सेट पर वापस लौटेंगे। फिल्म में विलेन के किरदार में अभिषेक बच्चन दिखाई देंगे। वहीं दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अनिल कपूर, अरशद वारसी और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे भी इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है और इसे अगले साल ईद पर रिलीज किए जाने की तैयारी है। हालांकि शाहरुख के चोटिल होने की खबर से फैंस चिंतित हैं, लेकिन टीम ने साफ किया है कि उनकी हालत स्थिर है और जल्द ही वो रिकवर कर लेंगे। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब किंग खान पूरी तरह से फिट होकर दोबारा सेट पर लौटते हैं और एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाते हैं।
खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान के बीच आसमान से जमीन तक तनाव एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने एयर स्पेस में भारतीय विमानों के प्रवेश पर रोक को आगे बढ़ा दिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की ओर से जारी किए गए नए नोटम के मुताबिक अब ये प्रतिबंध 24 अगस्त की सुबह 9:19 तक लागू रहेगा। ये रोक 18 जुलाई दोपहर 3:50 से प्रभावी हो चुकी है। ये वैन भारतीय स्वामित्व, संचालन या लीज पर लिए गए सभी नागरिक और सैन्य विमानों पर लागू होगा, यानी कि भारत की कोई भी एयरलाइंस या मिलिट्री फ्लाइट पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकेगी। दरअसल ये एयर स्पेस प्रतिबंध 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने पहले 24 अप्रैल को भारत के विमानों पर बैन लगाया। फिर भारत ने 30 अप्रैल से पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। भारत ने इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान की ओर से इसके बाद ड्रोन और मिसाइली हमलों की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को विफल कर दिया था। फिलहाल दोनों देशों के बीच वॉर मोड तो थमा है, लेकिन एयर स्पेस पर बैन अभी भी कायम है और इसकी म्याद लगातार बढ़ रही है। ये स्थिति साफ कर रही है कि कूटनीति के रास्ते अभी पूरी तरह से खुले हैं और दोनों देशों के बीच अविश्वास बना हुआ है। महाराष्ट्र में इन दिनों हिंदी भाषा को लेकर बवाल मचा हुआ है। मराठी ना बोलने की वजह से आए दिन लोगों को मारा पीटा जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने धमकी दी है कि अगर हिंदी अनिवार्य किया गया तो स्कूलों को बंद करवा देंगे। नीतीश राणे ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि स्कूलों को बंद करना है तो मदरसों को बंद करके दिखाओ। नीतीश राणे ने कहा है कि वहां आतंकवाद की पढ़ाई होती है, तलवारें मिली हैं। नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर उद्धव बीएमसी चुनाव जीते तो मुंबई का मेयर अब्दुल या फिर शेख बनेगा, या तो मुंबई के हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे। नीतीश राणे ने कहा है कि जिहादी देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। निशिकांत दुबे को लेकर राज ठाकरे ने जो बयान दिया है, उसे लेकर भी नीतीश राणे ने निशाना साधा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर बरसे नीतीश राणे ने कहा कि उनकी बातों में दम नहीं है। मैं राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहां तो उर्दू की शक्ति है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जाती, उसको सिखाया जाता है। कुछ महीनों पहले बुल्डाना के एक मदरसा में यमन के नागरिक मिले थे अपने को, सरकार को। बहुत मदरसाओं के अंदर तलवारें मिलती है, जिलेटिन की काड़ियां मिलती है। तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। ओडिशा के पुरी से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आ रही है। एक 15 साल की नाबालिग लड़की को कुछ दरिंदों ने पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। घटना पुरी के बलंगा थाना क्षेत्र के वयावर गांव की है, जहां लड़की अपने दोस्तों के घर जा रही थी। इसी दौरान 3 लड़कों ने रास्ता रोका, पेट्रोल डाला और आग के हवाले कर दिया।
इस वारदात में 70% से ज्यादा झुलसी लड़की को पहले पिपली अस्पताल और फिर एम्स भुवनेश्वर रेफर किया गया। फिलहाल लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद राज्य की राजनीति में उबाल है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि शासन की विफलता का प्रमाण है। वहीं उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने दुख जताते हुए लिखा है, मैं स्तब्ध हूं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने इलाज का पूरा खर्च उठाने और तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुरी के एसपी ने पुष्टि की है कि युवती के साथ शोषण की भी आशंका है और ज्वलनशील पदार्थ से जलाया गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस की स्पेशल टीम लगी हुई है। साइंटिफिक और फॉरेंसिक जांच टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के बाद ही केस की पूरी परतें खुल सकेंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी से बुधवार सुबह हड़कंप मच गया। ये सीधे धमकी मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर भेजी गई थी। जैसे ही ईमेल मिला, गांधीनगर पुलिस और मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम तुरंत अलर्ट हो गई। पूरे परिसर को खाली कराया गया और बम स्क्वाड को मौके पर बुलाकर सीएमओ और सचिवालय भवन की बारीकी से तलाशी की गई। चप्पे चप्पे की जांच के बाद ये फर्जी धमकी निकली और किसी भी संदिग्ध वस्तु का कोई सुराग नहीं मिला। गुजरात पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अब तक उस शख्स की तलाश में जुट गई है जिसने ईमेल भेजा था। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब गुजरात में बम की धमकी दी गई है। इससे पहले भी कई स्कूलों और अदालतों को भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं जो जांच में झूठी साबित हुई। गुजरात पुलिस बल के मुताबिक इस मामले को गंभीरता से लिया गया और अफवाह फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने गूगल और मेटा को ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में जांच के लिए सम्मन भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को 21 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक ईडी की जांच में पता चला है कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले ईडी की जांच पड़ताल में सामने आए हैं और खासकर इन सभी ऐप्स को गूगल और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, जिससे इनके अवैध कार्यों और काले धंधों को ताकत मिलती है। और यही वजह है कि ईडी अब गूगल और मेटा से इन संबंधित मामलों को लेकर पूछताछ करेगी और जांच पड़ताल की प्रक्रिया में भी दोनों को शामिल करेगी। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि गूगल और मेटा विज्ञापन के लिए इन ऐप्स को कई स्लॉट्स देते हैं, जिससे न सिर्फ बेटिंग ऐप की लोकप्रियता बढ़ती है बल्कि इनके गैर कानूनी कार्यों और अपराधों को भी अधिक बल मिलता है। गूगल का हिस्सा प्ले स्टोर और यूट्यूब है, जिसका मेटा इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। ईडी इन दोनों कंपनियों से पूछताछ करेगी और जांच में शामिल करेगी। ईडी का उद्देश्य ऑनलाइन बेटिंग ऐप के गैर कानूनी कामों को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आर्थिक अपराध को रोकना भी है। बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीआरआई ने 40 करोड़ की कोकीन जब्त कर देश भर को चौंका दिया है। दरअसल दोहा से बंगलुरु पहुंचे एक भारतीय यात्री के पास 2 कॉमिक बुक्स थी जो हाथ में भारी लग रही थी। जांच में पता चला कि इन पत्रिकाओं के कवर के बीच बारीकी से छिपाए गए थे सफेद पाउडर के पैकेट जो निकले कोकीन। बरामद कोकीन का वजन 4006 ग्राम यानी कि 4 किलो से अधिक है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में एक यात्री को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक डीआरआई की टीम ने साथ ही साथ स्थानीय पुलिस की टीम ने भी इन्हें गिरफ्तार कर आरोपी से गहन पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसी को शक है कि इसके पीछे कोई बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट काम कर रहा है। इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉमिक्स जैसे मासूम कवर में अब ड्रग्स तस्करी का नया ट्रेंड बन रहा है। भारत के उत्तराखंड राज्य में एक बार फिर से धरती हिली है। चमोली जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 दर्ज की गई है, जबकि गहराई 10 किलोमीटर रही। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोग कुछ देर के लिए घरों से बाहर निकल आए। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी समय भारत के बाहर भी भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की गई हैं। अफगानिस्तान में 4.2 और 4.0 तीव्रता के 2 झटके महसूस किए गए, जिनकी गहराई क्रमशः 190 और 125 किलोमीटर रही।
वहीं म्यांमार में 3.7 और तिब्बत में 3.6 तीव्रता के भूकंप आए। इन झटकों के बाद राहत की बात ये रही कि किसी भी देश से जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। इससे पहले भी हरियाणा के रोहतक और झज्जर में हल्के झटके दर्ज किए गए थे, जिसकी तीव्रता 3.3 और 2.5 थी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत खासकर हिमालयी क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की टकराहट की वजह से यहां लगातार हलचल बनी रहती है। भविष्य में भी झटकों की आशंका जताई जा रही है, इसलिए प्रशासन ने जरूरी सतर्कता और पूर्व तैयारी की सभी नागरिकों से अपील की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात 2 दर्दनाक हादसे हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पहला हादसा रात 3 बजे हुआ, जब दिल्ली से आगरा जा रही एक इको कार आगे चल रहे वाहन से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। दूसरा हादसा सुबह 4 बजे हुआ, जब दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एसएसपी श्लोक कुमार और डीएम ने खुद मौके का निरीक्षण किया और अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। प्रशासन ने सभी जरूरी मदद पहुंचाने और घायलों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें पहली घटना लगभग रात्रि 3 बजे की 140 माइलस्टोन पर हुई। इसमें एक इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी, वो संभवतः ड्राइवर को नींद आने के कारण आगे चल रहे हैवी व्हीकल में जाकर टकरा गई, जिसमें कि मौके पर ही इको सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है। इसमें परिजनों से संपर्क स्थापित कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और दूसरी घटना लगभग रात्रि 4 बजे की है। 131 माइलस्टोन पर एक निजी बस जो कि दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही थी, ये पलट गई। इसमें भी संभवतः ड्राइवर को नींद आने के कारण ये घटना हुई है और इसमें कुल 8 लोग जो कि घायल थे, उनको यहाँ जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। उन सभी की स्थिति सामान्य है। इनको डीएम साहब और हमारे द्वारा सभी से मुलाकात भी की गई और इनके परिजनों से संपर्क भी स्थापित किया गया। इनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है व इनको अपने गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त 9 अन्य लोग जो घायल थे, उनको एसएन मेडिकल आगरा में भर्ती कराया गया। वहाँ भी हमारी टीमें मौजूद हैं। उनकी भी स्थिति सामान्य है और उनको निरंतर निगरानी में रखते हुए उपचार उनका कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। और आवाज समाचार में यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया संगीता विजलानी के पुणे स्थित फार्म हाउस में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने न सिर्फ घर में घुसकर कीमती सामान पर हाथ साफ किया, बल्कि तोड़फोड़ करते हुए सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ डाले। ये घटना लोनावाला के पवन मावल इलाके की है, जहां संगीता का फार्म हाउस स्थित है। जब ये चोरी हुई उस वक्त मौके पर ना तो संगीता मौजूद थी और ना ही कोई नौकर। एक्ट्रेस ने लोनावाला ग्राम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाके के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संगीता के मुताबिक फार्म हाउस के मेन गेट और खिड़कियों की ग्रिल टूटी हुई मिली।
घर के अंदर का नजारा देखकर वो चौंक गई। एक बड़ा टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर, बिस्तर समेत कई महंगे घरेलू सामान गायब थे। संगीता ने बताया कि अपने पिता की तबीयत खराब होने के चलते वो लंबे समय से फार्म हाउस नहीं जा पा रही थी, लेकिन जब वो हाल ही में 2 घरेलू सहायकों के साथ वहां पहुंची तो पूरा दृश्य चौंकाने वाला था। बॉलीवुड में 80-90 के दशक में चमकने वाली इस अदाकारा ने 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की थी और मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद त्रिदेव, हथियार, युगांधर जैसी फिल्मों में काम किया था। फिलहाल पुणे ग्रामीण पुलिस इस केस में सुराग की तलाश में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। आज जो नाम बाहुबली सुनते ही हमारे जहन में आता है प्रभास, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आइकॉनिक फिल्म का पहला ऑफर किसी और को मिला था? जी हां, एसएस राजामौली की मेगा बजट फिल्म बाहुबली द बिगनिंग सबसे पहले ऑफर की गई थी ऋतिक रोशन को। करीब 180 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म में अकेले वीएफएक्स पर 85 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। फिल्म की भव्यता और तकनीक ने भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी थी, लेकिन ऋतिक रोशन जो पहले से ही जोधा अकबर और मोहनजोदाड़ो जैसी ऐतिहासिक किरदार निभा रहे थे, इस तरह की भूमिका को दोहराना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस ऑफर को विनम्रता से ठुकरा दिया। 3 साल की मेहनत से बनी इस फिल्म में न केवल प्रभास को पैन इंडिया स्टार बना दिया, बल्कि भारतीय सिनेमा को ग्लोबल पहचान भी दिलाई। रिलीज के बाद फिल्म ने दुनिया भर में 650 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और 55 से अधिक अवार्ड्स अपने नाम किए। बाहुबली ने जिस तरह से नैरेटिव, प्रोडक्शन क्वालिटी और मार्केटिंग का नया मापदंड स्थापित किया, वो आज भी एक बेंचमार्क बन गया है। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ऋतिक हाँ कहते तो बाहुबली की कहानी कुछ और होती और प्रभास की किस्मत भी कुछ और। सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा में रहे यूट्यूबर आशीष चंचलानी और एक्ट्रेस अली अब्राम का नया म्यूजिक वीडियो चंदनिया रिलीज हो गया है। इस गाने के सामने आने के साथ ही ये साफ हो गया है कि बीते दिनों दोनों की जो रोमांटिक तस्वीरें और पोस्ट वायरल हुई थी, वो दरअसल उनके अफेयर की पुष्टि नहीं बल्कि गाने के प्रमोशन का हिस्सा थी। गाने में आशीष और एली एक दूसरे के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। चंदनिया को लिखा है सैयद कादरी ने, संगीत दिया है मिथुन ने और इसे गाया है सिंगर विशाल मिश्रा ने। गाने को टी सीरीज ने लॉन्च किया है। हालांकि गाने के रिलीज के बाद ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने आशीष चंचलानी को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। कुछ ने लिखा था ये सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है, जबकि कई लोगों ने कहा था कि उन्हें बेवजह गुमराह किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जब आशीष ने एली के साथ अपनी रोमांटिक पोस्ट शेयर की थी तो फैंस ने दोनों के बीच रिलेशनशिप के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। कई लोगों ने बधाई भी दी थी, लेकिन अब गाने की रिलीज से साफ हो गया है कि वो सब कुछ सिर्फ एक प्रमोशनल रणनीति थी। सोनम वाजवा ने टाइगर श्रॉफ के साथ अपनी दूसरी बॉलीवुड फिल्म बागी 4 की शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। सोनम वाजवा ने एक पोस्ट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें क्लिपर बोर्ड के साथ पोज दे रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में फिल्म के बारे में जानकारी दी और आभार जताया है। सोनम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ये एक ऐसा सफर है जो जोश और विश्वास से बुना गया है। उन्होंने अपने निर्देशक ए हर्षा, निर्माता साजिद सर और सह कलाकार टाइगर श्रॉफ का आभार जताया है। आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने भी बागी 4 की शूटिंग पूरी होने के बारे में बताया है। उन्होंने क्लिपर बोर्ड पकड़े हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि आखिरकार इसकी शूटिंग पूरी हुई। सोनम वाजवा ने कहा कि फिल्म के लिए एक डांस नंबर की शूटिंग ने उनके बचपन के सपने को पूरा कर दिया है। उन्होंने गणेश आचार्य के साथ काम करने को एक सपने जैसा बताया। सोनम वाजवा और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी बागी 4 में नजर आएगी। दिग्गज फिल्म निर्माता और अभिनेता ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन की गर्दन की एंजियोप्लास्टी हुई है। उनकी बेटी सुनैना रोशन ने जानकारी दी है कि अब उनकी तबीयत स्थिर है और वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं। उन्हें 16 जुलाई को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋतिक रोशन, बहन सुनैना और गर्लफ्रेंड सबा आजाद लगातार उनके साथ हैं और उनका ख्याल रख रहे हैं। अब उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2018 में राकेश रोशन को गले के कैंसर का पता चला था, लेकिन इलाज के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। 75 वर्ष की उम्र में भी वे बेहद फिट रहते हैं।
राकेश रोशन क्रिश 4 का निर्माण करेंगे, जबकि इस बार फिल्म का निर्देशन ऋतिक रोशन करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने कोई मिल गया और क्रिश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का निर्देशन किया है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। India.